हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश एलमुले। आज मैं यहाँ पे आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। अभी 11 सितंबर को आप सभी का नॉर्सेट का एग्ज़ाम है और आप सभी की पढ़ाई हुई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगर नहीं हुई होगी तो भी आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और ईज़िली अपने मार्क्स कैसे बढ़ाना उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, यानी इसके बाद जो भी जो नई वीडियो आने वाली है वो आप तुरंत देख पाओगे। सबसे पहले तो हम नॉर्सेट का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, दैट विल बी 3 आवर्स, ओके, दैट मीन्स 180 मिनट्स। दूसरा, कितने MCQs रहेंगे, वो 200 MCQs रहेंगे और हर एक MCQ का 4 अल्टरनेटिव्स रहेगा या ऑप्शन रहेगा। 200 MCQs में से 180 MCQ वो रहेंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड, दैट मीन्स आप 4 साल में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े उसके बारे में। और जो 20 MCQs है बचे हुए वो रहेंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के बारे में। तो आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे जो नए बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको तो पता भी नहीं रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ओके। और तीसरा पॉइंट है निगेटिव मार्किंग्स, यानी 1/3। अगर आपका MCQ गलत होता है तो आपका जो 1/3 जो मार्क्स रहेगा, दैट मीन्स एक मार्क्स में से 0.25 मार्क्स, ओके, हाँ, यानी लगभग 0.33 और 0.25 जो भी रहेगा वो आपका कट जाएगा, ओके। चौथा पॉइंट रहेगा कि नॉर्सेट एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन, यानी आप क्वालिफाई कितने मार्क्स में कर पाओगे वो रहेगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो और EWS हो, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो, तो आपको 50% के आसपास आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे लगभग, ओके। और अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको लाना पड़ेगा 45% के आसपास, और SC ST को 40% के आसपास लाना पड़ेगा। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम के पैटर्न की, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर नॉर्सेट अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है और एग्ज़ाम में चले जाते हैं और उनको पैटर्न पता नहीं रहता, निगेटिव मार्क्स कितने पढ़ने वाले उसके बारे में पता नहीं रहता है, ओके। और GK कितने के आते हैं, एप्टीट्यूड कितने के आते हैं, निगेटिव मार्क्स कितने रहते हैं, ये पता नहीं रहता है। बट जो पुराने लोग हैं, यानी 2 या 3 साल से नॉर्सेट एग्ज़ाम दे रहे या तैयारी कर रहे, उन लोगों को पता रहता है कि कैसे सॉल्व करना है, निगेटिव मार्क्स कितना रहता है। हाँ, तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता रहे, नहीं उसके मुताबिक आप प्लान कर पाओगे कैसे पेपर सॉल्व करना है, या कितना पेपर सॉल्व करना है, या कितना MCQ सॉल्व करना है, ओके, या कौन सा जो सेक्शन है वो पहले सॉल्व करें। सो यह है इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इसके बारे में है कि मेरे ओल्ड और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत पहले मैं कुछ क्लासेस वगैरह लेता था, कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी उन लोगों को प्रोवाइड करता था, और कुछ मेरा ग्रुप भी है एक नर्सिंग न्यूक्लियस नाम का। तो उनमें से बहुत सारे लोग 2-3 साल से नॉर्सेट दे रहे हैं, कुछ लोग लग गए हैं पहले अटैम्प्ट में, कुछ लोग नहीं लगे, वो बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं। उन लोगों को एग्ज़ाम के बाद मैं उनसे बात करता हूँ तो ये पता चलता है कि उनको पेपर कैसे सॉल्व करना है वही नहीं पता रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में ये समझाने के लिए मैं तो इंडिविजुअली समझाता हूँ फ़ोन करके, लेकिन मैं ये बार सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, चलो तो आज हम इन सभी को कुछ नॉलेज देते हैं, यानी पेपर कैसे सॉल्व करना, क्या करना, ठीक है। ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरे एक्सपीरियंस है। अभी नियर अबाउट मुझे एक 10 से 12-13 साल का मुझे एक्सपीरियंस है नर्सिंग पास आउट होने के बाद, ठीक है। तो वो जो जिस तरीके से मैंने जितने एग्ज़ाम्स दिए उसमें मैंने क्या किया या मैं क्या देखा हो पेपर सॉल्व करते हुए या एग्ज़ाम्स आने के बाद, यानी क्या मैंने जैसे पहला रिज़ल्ट आया कुछ कम मार्क्स आ गए तो मैंने क्या इम्प्रूव किया, मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की,
कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट देन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देने के लिए मुझे फ़ायदा हुआ या सिलेक्शन के लिए मुझे फ़ायदा हुआ, तो वही मैं मेरे एक्सपीरियंसेस जो 14-15 साल की जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनो और यही आप एग्ज़ाम में अप्लाई करना। ये तो मेरी ख्वाहिश है। ओके, सबसे पहले जैसे ही आप सभी लोग जैसे नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए पीसी में बैठ जाते हो, यानी आपका सीबीडी एग्ज़ाम चालू हो जाता है या लॉगिन कर लेते हो, तो उसके पहले आप लैंग्वेज देखना। एक तो उसमें इंग्लिश और हिंदी में रहता है पेपर। तो कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। आपको ऊपर रहेगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहेगा, तो आप वो देखो, वो हिंदी में कन्वर्ट करो, आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या पूछा है, उसके बाद उसका आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो, अगर आप कहीं पे दिक्कत आती है, जो क्वेश्चंस में आप अटक जाते हो या आपको उसका क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आप उसी के पीछे लग के मत रहना। आप क्या करना है, अगर आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता है तो आगे जाओ, नहीं तो क्या होता है आपका टाइम जो रहता है ना वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। तीसरा जो रहेगा, जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट यानी आप समझ सकते हो एक सिंगल लाइन में एक क्वेश्चंस आता है, तो सिंगल लाइन में अगर क्वेश्चंस आता है तो उसका आंसर उतना ही ईजी रहता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो एकदम हड़बड़ी में वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं और गलत हो जाता है। मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, 80% ऑफ लोगों ने ऐसे छोटे क्वेश्चंस में जो इजीली जो सॉल्व करते हैं ना जो क्वेश्चंस, उसमें उन्होंने रॉन्ग किया है वो क्वेश्चंस को। तो कृपया आप क्वेश्चंस को पढ़े, छोटे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप सॉल्व करना। ठीक है। बड़े जो लेंदी क्वेश्चन रहते हैं वो तो आप सॉल्व ही करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन छोटे क्वेश्चंस को और ध्यान से सुनो क्योंकि वो बहुत इजी रहता है, आप आंसर कर सकते हो लेकिन आप गलत कर लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी लेंदी एमसीक्यू रहता है ना, आप समझ जाते हो 4 लाइन में कोई, अरे यार कितना लंबा 4 लाइन का क्वेश्चन आया है यार, कौन पढ़ेगा ये, चलो दूसरा। लेकिन भैया आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी रहता है। ये जो लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ आपको समझना होता है, सिर्फ आपको समझना होता है कि उसमें क्या पूछा है, आपको आंसर खुद आ जाएगा। 4 उसके जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से आपको आंसर चूज़ करना है। 4 साल में आप पढ़े हो, इतना कुछ पढ़ चुके रहते हो कि आप अपने आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नेक्स्ट जो 5वां जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हर एक एमसीक्यू के कितने ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं। एम्स में जितने भी मैंने पेपर्स देखे हैं ना, उसमें आप सभी ने देखे होंगे, हर एक जो 4 ऑप्शंस रहते हैं ना, उसका क्या रहता है देखिए, उसके ना हर एक एमसीक्यू का ना क्राइटेरिया रहता है। एक 25% सही रहता है उसका जो आंसर, एक 50% रहता है, एक 75% रहता है, एक 100% रहता है। तो हमको क्या करना रहता है, 100% वाला ढूंढना होता है और उसको आंसर करना रहता है। बट स्टूडेंट्स क्या होता है, आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ में ना आप 100% आंसर ढूंढ नहीं पाते हो। अब समझ लो 200 एमसीक्यूज़ अगर है, उसमें से ना आप 100 या 120 130 आप अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन दोस्तों आप यहीं पे गलत हो जाते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके ना चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। बट आप अगर 2 एमसीक्यूज़, 2 अल्टरनेटिव्स में, जो 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप 50% श्योर हो एंड 75% श्योर हो, तो जो आप 75% श्योर हो ना, उसको आप टिक करके आना या अटेम्प्ट करके आना। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपके ना जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, जो क्वालिफाई करने की, वो बढ़ जाती है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 6वां, निगेटिव मार्किंग। बहुत सारे लोग निगेटिव मार्किंग से डर जाते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है निगेटिव मार्किंग से। मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं निगेटिव है तो हम जितना आएगा उतना ही सॉल्व करेंगे, हम आगे का नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों 200 का पेपर है, 200 एमसीक्यू का, और आप 100 ही सॉल्व कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, आपका कैसे सिलेक्शन होगा?
आपने आपको तो ओपन कैंडिडेट को बोला है कि 50% आपको सिलेक्शन आपको मार्क्स चाहिए इसके लिए अटेम्प्ट। अगर आप 100 में से 200 में से 100 ही अटेम्प्ट करो तो आपका कैसे आएगा? उसमें भी 100 में से 100 आपके करेक्ट तो आएंगे नहीं, आपके 70 करेक्ट आएंगे और 10 या 20 रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप निगेटिव मार्किंग से डरिए मत। उसको जो मैं फार्मूला बताया हूँ 50% का 75% का, वो आप अटेम्प्ट करिए। मैं आपको श्योरली बोलूँगा एग्ज़ाम के बाद आप बोलोगे थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया। ओके दोस्तों, मैं आपको ना 50% और 75% वाला एक एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूँ। इससे आपकी ना आंखें खुल जाए। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने बताया भी होगा, लेकिन आपने कभी दिमाग नहीं लगाया होगा कि कैसे आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो देखिए, समझो अगर आपके 200 में से आपने 130 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 130 आप अटेम्प्ट करने वाले हो, आपको आने वाला है, तो आपने 130 ही अटेम्प्ट किया, तो उसमें से समझ लो आपके 100 राइट हो गए और 20 आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, लेकिन कैसा है, आपको अगर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बढ़ाना है या क्वालिफाई करना है तो 200 में से आपको ना कम से कम 160 170 अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो होशियार रहते हैं ना उनका तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो मराठी में रहते ना तड्यात आणि मड्यात 50-50% वाले जे मुलं, त्यांच्यासाठी हे खूप इम्पॉर्टंट है। तो सुनो क्या रहता है, अगर आप 130, ठीक है, अगर 200 में से 170 आप अटेम्प्ट करने वाले हो, उसमें से 130 एग्जैक्ट आपके राइट आ जाते हैं और जो बच जाते हैं वो 40 क्वेश्चंस। अगर 40 क्वेश्चंस में से आपने वो 50 और 75 जो % के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे कि या ऐसे करोगे तो 20 अगर राइट आ जाते हैं और 20 रॉन्ग हो जाते हैं आपके, तो तब भी आप फायदे में रहोगे। कैसे बताता हूँ दोस्तों। जो मैं आपको जो फार्मूला बताया हूँ क्या होता है कि एक MCQ को अगर एक राइट आता है तो उसको 1 मार्क्स मिलता है और एक गलत होता है तो 0.25 और 1/3 यानी 0.33 वो आते हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे उसको तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो आप एक्स्ट्रा 40 सॉल्व करो, अगर उसमें से 20 राइट आते हैं 20 रॉन्ग आते हैं तो 20 के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 20 तो मिल ही जाएंगे, और जो 20 रॉन्ग हो जाते हैं उसके कितने कटेंगे? उसके सिर्फ कटेंगे 5 मार्क्स, तो भी आप फायदे में रहेंगे। आपको कितना मार्क्स मिलेगा? आपका बन जाएगा 15 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, जो 50% राइट आते हैं या 75% जो उसके ऑप्शंस राइट रहते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते, तो आप प्लीज़ उसको सॉल्व करिए। इस तरीके से आप फ़ायदे में रहोगे। आपने 4 साल इतना पढ़ाई कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपके 40 में से 40 रॉन्ग होंगे। आपके मोस्टली 20, अपन इसलिए 50-50 पकड़े, यानी 20 राइट 20 रॉन्ग, तो भी आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपकी क्वालिफाई करने के जो ये रहते हैं क्या चांसेस, वो बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ 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 ये आप खुद सोचो समझो और आने वाले एग्ज़ाम में 11 तारीख को ये अटेम्प्ट करो, देखो करके देखो, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां पॉइंट क्या है, जीके के MCQ। आप सॉल्व करते टाइम पे आप ध्यान में रखें कि लास्ट 6 महीने के जो भी जीके बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी लास्ट 6 महीने में क्या हुआ है, एक तो सबसे बड़ा इवेंट कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कितने मेडल जीते, हाँ, कौन से स्पोर्ट्स में गोल्ड आया, हाँ, तो मे बी इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड अपडेट्स, मुझे लगता है थोड़ा सा पेपर पढ़ना चाहिए आप लोगों ने। डेली की अगर पेपर पढ़ेंगे ना तो आपका फ़ायदा होता है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट हो चुका है, बट आगे की भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद कोरोना वैक्सीन्स एंड देन बूस्टर डोज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरे में, ओके। नए कुछ अभी है ना, नज़ल स्प्रे से रिलेटेड भी कोरोना वैक्सीन आया है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए। अभी रिसेंटली 1 महीने 15 दिन पहले की बात है, ठीक है, तो ये भी पढ़ना है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है रशिया यूक्रेन का, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए, क्या हुआ, क्यों हुआ,
क्यों हुआ वॉर, क्या था दोनों का, कुछ क्या मोटो था, क्यों वो लड़ रहे थे। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिकल सेंटिमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ग्लोबल इकोनॉमिकल जो सेंटिमेंट है वो बहुत वीक चल रहा है, यूरोप में भी बहुत भारी मात्रा में ये क्या बोलते हैं रिसेशन चल रहा है, क्या कारण क्या है। इंडिया में भी उसके कुछ पढ़ने वाले हैं जो भी है वो, तो आपको पढ़ना है। सो लाइक दैट ये आपको पढ़ना है। देन उसके बाद है 8वां एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में अगर आपको मैथ्स के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो ही आप अटेम्प्ट करो। फालतू में आपने अगर उसको अटेम्प्ट किया, अगर वो रॉन्ग हो गया तो आपको मार्क्स के, मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा, ये सेक्शन में बोलूँगा बहुत सारे जो नर्सिंग के, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का जो मैथ होता है ना वो बहुत वीक होता है। तो मैं दोस्तों स्टूडेंट्स आपसे यही अनुरोध है, अगर आपको आता है ना तो एप्टीट्यूड को आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज एप्टीट्यूड छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 20 सिर्फ 20 MCQs है, 20 MCQs, समझे क्या आप। तो 20 MCQs में से 10 GK पकड़ो, 10 मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स। ओके, ये एप्टीट्यूड एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स एम्स में ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे रेलवे, ESIC में बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो मेरा पहला ही वीडियो है, देखते हैं, ठीक है। इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखो। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ी में कोई भी MCQ सॉल्व मत करो, शांति से आप अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद आंसर करो। बहुत टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट्स है ना, बहुत हो जाता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा, भाई हमको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। क्या चाहिए? एक ही सीट चाहिए हमको ना। 2000-3000 जो नॉर्थ सीट की जगह आती है पटना में, नागपुर में, कहाँ अहमदाबाद में, कहाँ पता नहीं किधर किधर एम्स है, वहाँ। तो आप ध्यान में रखो प्लीज़ कि हमको सिर्फ एक सीट चाहिए, हमको 4000 सीट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका नंबर होगा, पॉजिटिव रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, रोज़ आप पढ़ाई का एक टाइम ये करना। अगर आप लोग कमेंट करोगे आपको और ये वीडियो किस बारे में चाहिए, कैसा चाहिए, और किस बारे में पढ़ाई कैसे करना, क्या करना, इस बारे में चाहिए, तो कमेंट में आप लिखिए। मैं डेफिनेटली नया वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। रात में नींद अच्छे से लेनी चाहिए, तभी आप मॉर्निंग में जाके पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे, ये मेरे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई। मुझे नहीं लगता कोई और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता होगा। तो भी चलिए आप सोचो, समझो, और जो भी मैंने बताया उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।